साल था 1988। कनाडा में एक शख्स एक होटल में रुका हुआ था। उस होटल के रूम में एक गन भी रखी हुई थी। उस गन को वो वहां से उठाता है और एक बैग लेकर उस होटल से बाहर निकलता है। कुछ टाइम के बाद वो एक बिल्डिंग में जाता है जिस बिल्डिंग में एक बैंक बना हुआ था। उस बैंक में जाने के बाद वो काउंटर पर बैठी एक लेडी को गन पॉइंट पर धमकी देते हुए कहता है कि ड्रोन में जितना भी कैश रखा हुआ है वो एक बैग में रखना स्टार्ट कर दे, जो बैग वो अपने साथ लेकर उस बैंक में गया था। फिर वो लेडी इस बैग में ड्रोन में रखा हुआ सारा पैसा बैग में रख देती है। उसके बाद वो शख्स उससे पूछता है कि बैंक में वॉल्ट रूम कहाँ पर है। उसके बाद वो लेडी इसको वॉल्ट रूम तक ले जाती है। उस वॉल्ट रूम में कई सारा कैश रखा हुआ था। वो वहां पर भी कई सारा कैश चोरी करने वाला था। पुलिस ऑफिसर को रेडियो पर एक खबर दी जाती है कि शहर के एक बैंक में चोर घुस गया है। उस ऑफिसर को बताया जाता है कि इस चोर ने रेड कलर की जैकेट पहनी हुई है, तो वो उस बैंक में जाए और पता लगाए कि बैंक में टोटल कितने चोर अंदर गए हैं। तभी वो पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग के बाहर एक शख्स को देखता है जिसने रेड जैकेट पहनी हुई थी। उसको लगता है कि कहीं वही चोर तो नहीं। अपनी गाड़ी से वो उतरकर गन पॉइंट पर उसको रोकता है और वो उससे पूछता है कि बैंक में जो उसने पैसे चोरी किए हैं वो कहाँ पर है। लेकिन जो चोर इस बैंक के अंदर हुलिया बदल कर गया था वो सारा पैसा चोरी करके वो बैंक से कब का बाहर निकल गया था और उसने रेड जैकेट उतार कर एक सूट पहन लिया था। उसके बाद वो एक फोन बूट कॉल से खुद पुलिस को फोन करता है और पुलिस को गलत जानकारी देता है कि उसने उस वक्त बैंक में एक चोर को घुसते हुए देखा है। उसके बाद वो कई और पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करता है, उनको गलत खबर बताता है उनको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन सही से ना करे और उसे भागने का और टाइम मिल जाए। उसके बाद जब वो चोर रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर एक शख्स से पूछताछ कर रहा था जिसने उस रेड कलर की जैकेट को पहना हुआ था। उसको लग रहा था कि वही चोर है। हालांकि वो ऑफिसर से कहता है कि लाल जैकेट उसकी नहीं है और ये रेड कलर की जैकेट किसी और ने इसको दी थी और बाद में उसने उसको पहन ली। उसके बाद वो चोर भी वहां आकर पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। वो उसे बताता है कि कुछ वक्त पहले एक बैंक में चोरी हुई है, लेकिन उस ऑफिसर को ये नहीं पता कि जिस शख्स ने उस बैंक में चोरी की थी ये वही चोर था। जब वो रास्ते से आगे बढ़ रहा था तो उसे एक कार दिखाई देती है। वो कार बिकाऊ थी। उसके बाद उसने एक लेडी को उस कार को खरीदने के लिए पैसे दिए और कार को खरीदने के बाद वो उसे लेकर वहां से निकल गया। वही बैंक में एक और शख्स से पूछताछ की जा रही थी। एक ऑफिसर ने उससे पूछा कि तुम बैंक के गेट पर क्यों खड़े हुए थे। फिर उसने बताया कि दरअसल एक शख्स ने उसको $50 दिए थे और पैसे देते हुए उसने ये कहा था कि उसको बैंक के पिछले दरवाजे के गेट पर खड़े रहना है। वो पुलिस को समझाता है कि उसने बैंक में चोरी नहीं की। उसके बाद वहां दूसरा सीनियर ऑफिसर आता है और वो उससे कहता है कि जिसने उसको $50 दिए थे वही चोर है जिसने बैंक में चोरी की थी और उसने उसको पैसे इसलिए दिए थे ताकि जब उस बैंक में चोरी हो रही हो तब उसके बाद भी उसने जिसको पैसे दिए हैं वो बैंक के पिछले गेट पर खड़ा रहे और बाद में अगर पुलिस को खबर मिले तो पुलिस की टीम को गुमराह किया जा सके। पुलिस को ये खबर मिली थी कि जिसने रेड कलर की जैकेट पहनी हुई है वही चोर है, क्योंकि रेडियो पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई। जब तक पुलिस को चोर समझकर उससे वो पूछताछ करे, उसको भागने का और टाइम मिल जाए और उसके भागने का रास्ता साफ हो जाए। उसके बाद वो सीनियर ऑफिसर उसको एक फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि क्या ये वही चोर है जिसने उसको पैसे दिए थे। फोटो देखने के बाद वो मना कर देता है कि ये वो नहीं है, लेकिन इस फोटो को देखने के बाद वहां पर मौजूद ऑफिसर कहता है कि उसने अभी अभी उसको बाहर देखा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि वही चोर है। उसने वहां एक गाड़ी भी खरीदी थी और गाड़ी लेकर वो वहां से चला गया। वही रॉबर्ट नाम का वो चोर उस गाड़ी से अभी भी तेज स्पीड से जा रहा था जिसने लगभग 51 बैंक में चोरी कर ली थी और लगभग $2 मिलियन चुराए। काफी टाइम तक पुलिस की टीम उसको ढूंढ रही थी, लेकिन कभी भी उसका पता नहीं लगा पाई। स्टोरी में बाद में पता चलता है कि आखिर कैसे रॉबर्ट क्राइम के रास्ते पर गया, क्यों उसने एक के बाद एक बैंक में चोरी की और शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया। लगभग 4 साल पहले रॉबर्ट कोर्ट में था और उसके खिलाफ केस चल रहा था क्योंकि उसने कंपनी में एक फेक चेक का इस्तेमाल किया था और वहां उसका वकील उसकी सजा को कम कराने के लिए जज से अपील कर रहा था। हालांकि इस केस में रॉबर्ट को ज्यादा साल की सजा नहीं होती, लेकिन 18 महीने तक उसको करेक्शनल फैसिलिटीज जेल भेज दिया जाता है। लेकिन उस जेल में जाने के बाद वो 5 महीने के बाद ही वहां से भाग गया। जेल से भागने के बाद वो साल 1985 में कनाडा के ओटावा शहर चला गया। उस वक्त उसके पास पैसे थे नहीं और उसे एक नौकरी की जरूरत थी। जब रास्ते से वो जा रहा था तो उसको एक ऐड दिखाई देता है। उस ऐड से उसे पता चलता है कि एक आइसक्रीम कंपनी में एक आइसक्रीम सेलर की जॉब है। तो रॉबर्ट इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी में पहुंच जाता है जो टाइम उसे बताया गया था। वहां जाने के बाद एक शख्स उसका इंटरव्यू लेता है। बाद में वो उसका आईडी कार्ड मांगता है, लेकिन उस वक्त रॉबर्ट के पास आईडी कार्ड नहीं था। रॉबर्ट उससे कहता है कि दरअसल उसका आईडी कार्ड कार में ही रह गया है, वो उसे ला रहा है और उसके बाद वो वहां से चला गया। उसके बाद रास्ते में उसने एक भिखारी को देखा। रॉबर्ट उसको $10 देता है और उसका आईडी कार्ड ले लेता है। उसके आईडी कार्ड को लेकर वो आइसक्रीम कंपनी में उसी शख्स को दे देता है जो उसका इंटरव्यू ले रहा था। बाद में उसको जॉब मिल जाती है, लेकिन शहर में उसको जॉब तो मिल गई थी, लेकिन अभी भी उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए रॉबर्ट लोकल चर्च के हॉस्टल में जाता है जहां जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए जगह दी जाती थी। अब वो वहां पहुंचता है और चर्च के गेट को खटखटाता है। बाद में एक लेडी गेट को ओपन करती है जिसका नाम था एंड्रिया, और बाद में एंड्रिया रॉबर्ट को हॉस्टल में एंट्री दे देती है।
अगले दिन से रॉबर्ट अपनी आइसक्रीम बेचने वाली जॉब को ज्वाइन कर लेता है। कुछ ही दिनों में वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा था। अब रॉबर्ट को रहने के लिए एक हॉस्टल में जगह भी मिल गई थी और वो जॉब कर रहा था जिससे वो ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक शख्स उससे कहता है, जिसने उसका इंटरव्यू लिया था, कि कंपनी ने उसको जॉब से निकाल दिया है और इसके अलावा और भी एम्प्लॉय हैं जिनको जॉब से निकाला जा रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो कोई और जॉब ढूंढ ले। ये सुनने के बाद रॉबर्ट बहुत निराश हो जाता है। वो जानता था कि शहर में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता था नहीं। वो वहां से चला गया। कुछ टाइम के बाद रॉबर्ट क्लब में जाता है जहां पर कई बार उसने ड्रिंक की। इस क्लब में एक एलेक्स नाम का शख्स बैठा हुआ था। जब वो किसी से बात कर रहा था तो रॉबर्ट ने उसकी बात सुन ली। बात सुनने के बाद रॉबर्ट को अंदाजा हो गया कि वो 2 नंबर का काम करता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। उसके बाद रॉबर्ट क्लब से बाहर निकलता है और हॉस्टल पहुंच जाता है। वो देखता है कि हॉस्टल के गेट पर एंड्रिया खड़ी हुई थी। कुछ टाइम तक वो वहां पर बात करते हैं और फिर वो दोनों क्लब में चले जाते हैं जहां पर रॉबर्ट दोबारा ड्रिंक करना शुरू कर देता है। एंड्रिया उससे पूछती है कि वो किस जगह का रहने वाला है और उसके फैमिली में कौन कौन है, जिस पर रॉबर्ट कहता है कि उसके फादर कनाडा में रहते थे और कनाडा के शहर में उनकी अच्छी जॉब थी, लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी मदर कहाँ पर है और काफी टाइम से उसकी उनसे बातचीत नहीं हुई। रॉबर्ट को पता चलता है कि देश में चल रहे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण एंड्रिया को काफी नुकसान हुआ था। बाद में डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसने जॉब शुरू कर दी और वो रॉबर्ट को बताती है कि वो लाइफ में खास नहीं करना चाहती, बस वो लोगों की मदद करना चाहती है। बातचीत के दौरान रॉबर्ट बाद में उससे कहता है कि वो अपने लाइफ में बहुत पैसा कमाना चाहता है और उन्हीं पैसे से वो शहर के सबसे महंगे क्लब को खरीदेगा। बाद में रॉबर्ट न्यूज़पेपर पढ़ता है, जिस न्यूज़पेपर में पहले उसके भागने की खबर छपी हुई थी। उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि रॉबर्ट नाम का क्रिमिनल अपने 18 महीने की सजा को पूरी किए बिना ही जेल से भाग गया। रॉबर्ट को पता था कि यह बहुत पुराना न्यूज़पेपर है और इसमें उसकी भागने की न्यूज़ छपी हुई है, लेकिन अभी भी पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई थी। सिर्फ उनको इतना पता था कि वो कनाडा में ही कहीं रह रहा है। कुछ टाइम के बाद अब रॉबर्ट एंड्रिया से कहता है कि वो कनाडा के वेस्ट हिस्से में जा रहा है क्योंकि वहां जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहां वो बहुत अच्छे पैसे कमा लेगा। उसके बाद रॉबर्ट बस में बैठकर कनाडा के वैनकूवर शहर में चला जाता है। वहां जाने के बाद वो नौकरी की तलाश शुरू करता है, लेकिन काफी टाइम तक भी उसको जॉब नहीं मिलती। कई कंपनी में इसने इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू के बाद उसको जॉब के लिए मना कर दिया जाता है। अब रॉबर्ट नौकरी की तलाश करते करते थक चुका था। एक बार वो सड़क के साइड में बैठा हुआ था। वो देखता है कि एक बिल्डिंग के बाहर, जिस बिल्डिंग में बैंक बना हुआ था, उसके बाहर एक सिक्योरिटी ट्रक पार्क था। उस ट्रक के अंदर से एक ऑफिसर बाहर निकलता है और ट्रक के पिछले गेट को ओपन करके उसमें से एक पैसों का बैग बाहर निकालता है और उस पैसे के बैग को लेकर वो उस बैंक के अंदर चला जाता है। और वहां दूसरा ऑफिसर भी खड़ा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान ट्रक के गेट पर नहीं था। ट्रक का गेट अभी भी ओपन था, जिसके अंदर और भी पैसे के बैग रखे हुए थे। रॉबर्ट को सबसे पहले लगता है कि क्यों ना वो वहां जाए और बिना उसको पता चले, चौकन्ना होकर पैसों का बैग लेकर वो वहां से चला जाए। लेकिन बाद में उसको लगता है कि ये गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए वो आइडिया कैंसिल कर देता है। उसके बाद वो वहां से चला गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने फिर प्लानिंग बनाई। उसे लगता है कि आखिर वो कब तक बिना पैसों के ही शहर में घूमता रहेगा। डेली की जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसके बाद वो फिर उसी जगह पर जाता है जहां पर वो ट्रक पार्क था। बाद में रॉबर्ट एक कैप पहनता है और उस बैंक के अंदर चला जाता है, जिस बैंक के अंदर गार्ड पैसों के बैग को लेकर अंदर गया था। बैंक के अंदर जाने के बाद उसने देखा कि बैंक में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन वहां पर कोई और गार्ड नहीं था। उसके बाद रॉबर्ट बैंक से बाहर निकलता है और एक मार्केट जाता है। वो एक कॉस्ट्यूम ढूंढ रहा था। शॉप में एक लेडी बैठी हुई थी। वो उससे कॉस्ट्यूम का प्राइस पूछता है। उस कॉस्ट्यूम का प्राइस थोड़ा ज्यादा था, लेकिन किसी तरह वो पैसों का इंतजाम करके उस कॉस्ट्यूम को खरीद लेता है। उसके बाद वो उस कॉस्ट्यूम को पहनकर अपना थोड़ा हुलिया बदलकर बैंक के अंदर पहुंच जाता है। बैंक में जाने के बाद वो कुछ बैंक एम्प्लॉय से बोलता है कि वो एक इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी एडवाइजर है और इस बैंक के मैनेजर से उसे बात करनी है। तो उसके बाद रॉबर्ट उस बैंक के मैनेजर से मिलता है और बातचीत के दौरान बैंक का मैनेजर उसको बताता है कि हमारे पास बजट की कमी है, इसलिए बैंक के अंदर ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। उसके बाद रॉबर्ट उससे पूछता है कि अगर बैंक के अंदर कोई चोर घुस जाए और वॉल्ट रूम का पता लगाकर वो वहां चला जाए तो फिर चोरी को रोकने के लिए क्या हो सकता है, जिस पर वो बैंक मैनेजर कहता है कि अगर उस चोर के पास हथियार हो तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। उसके बाद बैंक मैनेजर उससे कहता है कि अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वो असिस्टेंट मैनेजर जेसिका से बात कर सकता है। उसके बाद रॉबर्ट सिक्योरिटी कंपनी में जाता है, जो कंपनी शहर के कई बैंकों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती थी। सिक्योरिटी ऑफिस में जाने के बाद वहां पर मौजूद था एक ऑफिसर। वो उससे कहता है कि उसको एक जॉब चाहिए। उसके पास जो एक रिज्यूम था वो भी उसको दे देता है।
इस पर वो ऑफिसर कहता है कि दरअसल अभी कंपनी में कोई वैकेंसी खाली नहीं है। फिर रॉबर्ट कहता है कि उस ऑफिस में टोटल कितने लोग काम करते हैं। ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर शिफ्ट में काम किया जाता है, मंडे से वेडनेसडे वो काम करता है और फिर दूसरा ऑफिसर थर्सडे से सैटरडे काम करता है। उसके बाद रॉबर्ट वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने दूसरे ऑफिसर का डाटा चुरा लिया था, जिस डाटा में उसका फोन नंबर भी उसे पता चल गया। उसके बाद वो फोन बूथ से उसी को कॉल करता है और उससे ये कहता है कि तुम्हारे बॉस चाहते हैं कि तुम अगले हफ्ते ड्यूटी पर ना आओ, उसको छुट्टी दे दी गई है। और इस तरीके से रॉबर्ट ने कॉल करके आसानी से उसको छुट्टी पर भेज दिया। अब फाइनली वो दिन शुरू हो चुका था जब रॉबर्ट को शहर के एक बैंक में चोरी करनी थी। बैंक में जाकर उसने पहले से रैकी की हुई थी। अपना हुलिया बदलने के बाद वो बैंक के अंदर गया। बैंक के काउंटर पर बैठी एक लेडी को वो एक नोट देता है, जिस नोट में लिखा हुआ था कि उसे बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है। नोट पढ़ने के बाद उस लेडी को ये मजाक लगता है। उसके बाद रॉबर्ट अपनी जेब में हाथ डालता है और पिस्टल निकालता है, जिससे वो लेडी काफी डर जाती है। अब उसे अंदाजा हो गया कि रॉबर्ट एक चोर है। उसके बाद वो गन पॉइंट पर उसको बोलता है कि ड्रॉल में जितना भी पैसा रखा हुआ है वो एक बैग में रखकर उसको दे दे और वो ज्यादा चालाकी ना करे, सिक्योरिटी अलार्म को ऑन ना करे। उसके बाद वो सारे पैसे एक बैग में रखकर उसको दे देती है। पैसे लेने के बाद रॉबर्ट बैंक से बाहर निकल जाता है और वहां से चला गया। उसके बाद रॉबर्ट उसी दुकान पर जाता है जहां से उसने पहले कॉस्ट्यूम खरीदी थी। वहां जाने के बाद उसने दुकान से एक सूट खरीदा और सूट खरीदकर उसे पहनकर वो वहां से बाहर निकल गया। अब रॉबर्ट बहुत खुश था, उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद उसने कुछ पैसे को खर्च करना भी स्टार्ट कर दिया। पैसों से उसने कई महंगी चीज खरीदी और क्लब में भी उसने कई बार जुआ खेलकर कई पैसे जीते और कई पैसे हारे। कुछ दिनों के बाद अब रॉबर्ट को लगता है कि उसको वापस ओटावा शहर चला जाना चाहिए। पैसे खत्म होने के बाद वो दोबारा बैंक में चोरी करने की प्लानिंग बनाएगा। उसके बाद वो एक फ्लाइट बुक करता है और फ्लाइट में बैठकर वो कनाडा के ओटावा शहर पहुंच जाता है। अब बहुत टाइम से पुलिस की टीम रॉबर्ट को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इस केस में डिटेक्टिव को हायर किया जाता है और वो फिर इस रॉबरी केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। कुछ टाइम के बाद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर उससे मिलता है और उससे कहता है कि देश में रॉबरी के केस बहुत ज्यादा हो चुके हैं और कुछ केस ऐसे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं और चोर का पता नहीं लग पाया है। फिर वो डिटेक्टिव उससे बोलता है कि हम दोनों को एक साथ उस चोर का पता लगाना चाहिए जिसने कुछ ही वक्त पहले शहर के सबसे बड़े बैंक में चोरी की थी। वही रॉबर्ट चोरी से कई सारे पैसे चुरा चुका था और उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। एक बार जब वो एंड्रिया के साथ घूम रहा था तो वो उसको एक प्रॉपर्टी दिखाता है और उससे बोलता है कि उसने उस घर को खरीद लिया है। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, लेकिन एंड्रिया को समझ नहीं आता कि उसने वो प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली, क्योंकि वो घर काफी महंगा था और उसके पास तो इतने पैसे थे नहीं। उसके बाद रॉबर्ट उससे कहता है कि उसने एक नया बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया है जिसमें उनको कंपनी के पास जाना पड़ता है और वो कंपनी को सिक्योरिटी की वीकनेस का बताते हैं, जिसके बदले में इनको पैसे मिलते हैं। उसके बाद वो बताता है कि उसने अभी कुछ वक्त पहले ही इस घर की डाउन पेमेंट की थी। वो जानता था कि उसने रॉबरी से लगभग $20,000 चुराए थे और $15,000 उसने इस घर के लिए दे दिए थे और उस घर की जो टोटल कीमत थी वो थी $70,000। अब रॉबर्ट को पता था कि अभी उसने घर तो डाउन पेमेंट पर खरीद लिया है, लेकिन ये एक डेट पर सारा का सारा पैसा चुकाना पड़ेगा। वो बैंक रॉबरी के भरोसे नहीं रह सकता, उसके लिए जल्द से जल्द उसको पैसों के लिए लोन लेना पड़ेगा। पैसों को उधार लेने के लिए रॉबर्ट उस शहर के बहुत मशहूर क्लब में जाता है। उस क्लब में मौजूद एक शख्स होता है जिसका नाम था एरिक। रॉबर्ट उससे बोलता है कि उसको पैसे उधार चाहिए और बाद में वो उसे अच्छे इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटा देगा। पहले एरिक को विश्वास नहीं होता। उसके बाद रॉबर्ट एरिक को एक क्लब के बाहर एक बैंक जो बना हुआ था वो उससे बोलता है कि इस बैंक में मैं जाऊंगा और 3 मिनट के अंदर बैंक में रखा सारा पैसे चोरी करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। उसके बाद एरिक उससे पूछता है कि अगर तुम इतनी आसानी से पैसे चुरा सकते हो तो मुझसे उधार क्यों मांग रहे हो। रॉबर्ट उससे कहता है कि दरअसल एक बैंक में रॉबरी करने से वो एक साथ इतना पैसा नहीं चुरा पाएगा, इसलिए वो बहुत से पैसे उससे उधार ले रहा है और बाद में वो उसे अच्छे इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटा देगा। उसके बाद फाइनली एरिक रॉबर्ट को 30% ब्याज के साथ पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद रॉबर्ट क्लब से बाहर निकलता है और बैंक को लूटने से पहले वो एक टॉयलेट जाता है। वहां वो अपने कपड़ों को चेंज करता है और वहां से बाहर निकलने के बाद कपड़े पूरी तरह चेंज हो चुके थे। उसके बाद वो बैंक के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही बैंक में जाता है एरिक अपनी घड़ी में टाइम को चेक करता रहा। थोड़ी देर में उस क्लब के पीछे के दरवाजे से खटखटाने की आवाज आती है और इस दरवाजे से रॉबर्ट क्लब के अंदर आ जाता है। यानी कि रॉबर्ट ने उतने ही टाइम में उस बैंक को लूट लिया था और इस बार उसके पास काफी सारा पैसा आ गया। उसके बाद बातचीत के दौरान रॉबर्ट एरिक से कहता है कि कनाडा में लगभग 4000 बैंक हैं, जिन बैंक में इतनी हाई सिक्योरिटी नहीं है और एक बैंक में वो लगभग 10 से $15,000 चोरी कर लेता है। अब एरिक को समझ आ गया था कि रॉबर्ट बहुत प्रोफेशनल चोर है और जितनी बार भी उसने पहले बैंक में चोरी की है वो हर बार कामयाब हुआ है। उसके बाद रॉबर्ट कनाडा के और भी बैंक में चोरी करना स्टार्ट करता है। हर बार भेस बदलकर बैंक के अंदर वो दाखिल होता है और बैंक के अंदर मौजूद एम्प्लॉय को एक नोट में मैसेज लिख कर देता था या फिर गन पॉइंट पर उसको वार्निंग देते हुए वो कहता कि बैंक में रखा सारा पैसा बैग में रखकर उसको दे दे। और इस तरीके से रॉबर्ट 50 से ज्यादा चोरी कर लेता है और वहीं एरिक को भी अब बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि उसको भी ब्याज के पैसे मिल रहे थे।
उसके बाद जब रॉबर्ट घर पहुंचता है तो वो देखता है कि एंड्रिया वहां मौजूद है। उसके हाथ में बहुत सारा कैश था, जो कैश रॉबर्ट के लॉकर रूम में ही उसे मिला था। ये सारा पैसा मिलने के बाद एंड्रिया काफी हैरान थी। वो रॉबर्ट से पूछती है कि आखिर वो काम क्या करता है जिससे उसके पास इतना सारा पैसा है। उसके बाद रॉबर्ट एंड्रिया को एक न्यूज़पेपर देता है, जिस न्यूज़पेपर की हेडिंग थी बैंक रॉबरी की। उसके बाद रॉबर्ट उससे कहता है कि वो एक बैंक में चोर है और इतना सारा पैसा उसने बैंक से चोरी करके ही कमाया है। उसके बाद एंड्रिया उससे पूछती है कि तुमने इतने सारे पैसे बैंक से चोरी किए हैं, तो वो देखना चाहती है कि वो बैंक में चोरी आखिरकार कैसे करता है। उसके बाद रॉबर्ट एंड्रिया को अपने साथ ले जाता है और बैंक रॉबरी करने से पहले उसके बाद रॉबर्ट गाड़ी से बाहर निकलता है और एक कैफे के अंदर जाता है। जब वो कैफे से बाहर निकलता है तो उसके कपड़े पूरी तरह चेंज थे। उसके हाथ में कॉफी का कप था। अब कार में बैठकर एंड्रिया ने रॉबर्ट को देखा कि उसने कपड़े चेंज कर लिए हैं। उसके बाद रॉबर्ट कॉफी के मग को लेकर बैंक के अंदर जाता है। उसके बाद बैंक के वॉशरूम जाता है और कॉफी के अंदर कुछ डाल देता है, जिससे कॉफी के अंदर धुआं निकलने लगता है। उसके बाद रॉबर्ट ने उस कॉफी को एसी के डक के अंदर रख दिया, जिससे डक के अंदर धुआं भर चुका था। उसके बाद बैंक में एक फायर अलार्म बजाया जाता है। उसके बाद बैंक के अंदर जितने भी कस्टमर थे वो भी एक एक करके बैंक से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच जाती है, जिसमें से कुछ लोग उतर के बैंक के अंदर चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद बैंक से फायर ब्रिगेड की कॉस्ट्यूम में एक शख्स बाहर निकलता है और गाड़ी के पास आकर वो गाड़ी में बैठ जाता है जिसमें एंड्रिया बैठी थी। वो शख्स रॉबर्ट ही था और वो बैंक से काफी सारे पैसे चुरा कर भी ले आया था। अब एंड्रिया रॉबर्ट के कारनामे से काफी शॉक थी, क्योंकि उसने बहुत ही कम टाइम में बैंक से इतने सारे पैसे चोरी कर लिए थे। उसके बाद एक क्लब के बाहर एक गाड़ी में डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। वो क्लब पर नजर रख रहे थे। वो देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद उस क्लब में एक शख्स दाखिल होता है जिसने रेड कलर की टोपी पहनी हुई थी। वो रॉबर्ट था, जो एरिक से मिलने के लिए क्लब पहुंचा था। अंदर जाने के बाद एरिक उससे पूछता है कि वो हुलिया बदल कर क्यों आया है, जिस पर रॉबर्ट कहता है कि वो अभी अभी बैंक में चोरी करके आ रहा है। बाद में एरिक उससे बोलता है कि तुमने अभी तक बहुत सारे बैंक में चोरी की है और अब वो चाहता है कि वो एक बहुत बड़ी बैंक रॉबरी करे, उसके बाद वो चोरी करना बंद कर दे। ये बात सुनने के बाद रॉबर्ट उसकी बात को मान लेता है, क्योंकि अब वो भी यही चाहता था कि अब वो अपनी जिंदगी में अब तक की सबसे बड़ी चोरी करे, जिससे उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए और लाइफ में उसके बाद वो कभी चोरी ना करे। उसके बाद एरिक उससे ये भी कहता है कि अगली बार जब तुम चोरी करने के लिए जाओगे तो तुम अकेले नहीं जाओगे, बल्कि उसका एक क्रिमिनल साथी भी उसके साथ जाएगा। कुछ टाइम के बाद उस क्लब में डिटेक्टिव आता है जो रॉबरी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और बहुत टाइम से उस क्लब पर नजर बनाए रख रहा था। उस डिटेक्टिव को देखकर एरिक उससे पूछता है कि वो वहां पर क्यों आया है, क्या वो अपने साथ वारंट लेकर आया है। डिटेक्टिव कहता है कि अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द वो वारंट लेकर आएगा। वो डिटेक्टिव उसी शख्स को ढूंढने के लिए क्लब पहुंचा था जिसने रेड कलर की टोपी पहनी हुई थी, लेकिन तब तक रॉबर्ट पहले ही वॉशरूम में कपड़े चेंज करके उस क्लब से बाहर निकल चुका था। जब रात में डिटेक्टिव अपने घर पे सो रहा था तभी उसको एक फोन कॉल आता है। फोन पर एक पुलिस ऑफिसर उसको बताता है कि वो जल्द से जल्द पुलिस डिपार्टमेंट पहुंच जाए। उसके बाद डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाकर पता चलता है कि एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया है जो कि एरिक की गैंग में ही काम करता है। उससे पूछताछ के बाद उस डिटेक्टिव को यह पता चल जाता है कि जो शख्स रेड कैप पहनकर बैंक के अंदर गया था और एक बार जो शख्स बैंक से बाहर निकला था जिसने सूट पहना हुआ था, वो वही चोर था जिसका नाम था रॉबर्ट, और वही इस केस का मास्टरमाइंड था जिसने इस बैंक में चोरी की थी। अब यहाँ पहली बार पुलिस की टीम को उस चोर का नाम पता चल चुका था। अब वो डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि अब वो कनाडा के शहर में सबसे बड़ी बैंक रॉबरी करने वाला है, तो उनको तुरंत उस शहर के लिए निकलना पड़ेगा, इसलिए वो फ्लाइट के लिए टिकट बुक कर ले। उसके बाद डिटेक्टिव और उसकी टीम वहां पहुंचकर उस बैंक के बाहर रोड पर जाती है और उस बैंक पर निगरानी रखती है। डिटेक्टिव देखता है कि उस बैंक से कुछ ही दूरी पर एक मॉल बना हुआ था और उस मॉल के बाहर एक वैन पार्क थी। उस वैन से एक शख्स बाहर निकलता है और कुछ पौधे के गमलों को वो बैंक के बाहर एक जगह पर रखना स्टार्ट करता है। अब डिटेक्टिव को शक होता है कि बैंक में चोरी करने से पहले ये कोई डाइवर्जन तो नहीं, और वहीं रॉबर्ट और एरिक का एक क्रिमिनल गैंग का मेंबर उस मॉल के अंदर एक ज्वेलरी शॉप में थे और शॉप में कैश और कीमती ज्वेलरी चुराने की प्लानिंग बना रहे थे। उसके बाद रॉबर्ट शॉप के अंदर जाकर काउंटर पर मौजूद लेडी से कहता है कि एक बैग में शॉप में रखी हुई जितनी भी ज्वेलरी है वो उस बैग में रख दे। तभी ज्वेलरी शॉप के अंदर एक कस्टमर अंदर आ रहा था। रॉबर्ट क्रिमिनल साथी से कहता है कि तुम उसे संभालो। उसके अंदर जाते ही उसको गन पॉइंट पर डरा धमकाकर वो उसे रुकने के लिए बोलता है। वहीं पर लेडी भी काफी डर जाती है और शॉप से सारी ज्वेलरी को वो एक बैग में रखना स्टार्ट करती है। लेकिन बिशप देखता है कि इस मॉल के बाहर वही डिटेक्टिव मौजूद था और वो मॉल के अंदर आ रहा था। अब बिशप फौरन रॉबर्ट से कहता है कि अभी उनको मॉल से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि डिटेक्टिव मॉल के अंदर आ रहा है। लेकिन रॉबर्ट वहां से निकलने से पहले अपनी जेब से एक रिमोट कंट्रोल निकालता है और बटन दबा देता है, जिससे महल के बाहर जो गमले मौजूद थे उसमें ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने पर वहां बहुत धुआं होने लगता है। अब मौका देकर बिशप और रॉबर्ट मॉल के पिछले दरवाजे से भागने लगते हैं। डिटेक्टिव भी मॉल के अंदर आ चुका था। वो बिशप और रॉबर्ट को पीछा करने लगता है। वो दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते उनको एक कमरा दिखाई देता है। उस कमरे के अंदर वो चले जाते हैं और रॉबर्ट उस गेट को लॉक कर देता है। अब बिशप उस कमरे के दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वहीं डिटेक्टिव कमरे के बाहर से उनको बोलता है
कि वो दोनों सरेंडर कर दें, उनके पास भागने का रास्ता नहीं है। लेकिन बिशप ने इस रूम के एक और डोर को ओपन कर लिया और वो दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। चोरी करने के बाद अब रॉबर्ट एक फोन बूथ पर पहुंचकर एंड्रिया को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जल्दी जल्दी पैकिंग करे। अब कुछ दिनों के बाद पुलिस को रॉबर्ट के घर का पता चल जाता है जहां पर वो पहले रह चुका था। लेकिन जब पुलिस के कई ऑफिसर वहां पहुंचते हैं तो घर जाने के बाद रॉबर्ट उनको वहां नहीं दिखाई देता, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही रॉबर्ट एंड्रिया को लेकर कनाडा के साउथ से नॉर्थ वाले हिस्से में चला गया था। तब एंड्रिया रॉबर्ट से पूछती है कि आखिर वो उसको लेकर वहां पर क्यों आया है। रॉबर्ट कहता है कि पुलिस की टीम शहर के सभी रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर उसकी तलाश कर रही है और एरिक ने आखिरी टाइम में उसके रहने के लिए ये जगह दी है। कुछ दिनों के बाद उस घर में एरिक आता है। वहां जाने के बाद वो रॉबर्ट से कहता है कि तुमको ये नई जिंदगी कैसी लग रही है, क्या तुम दोबारा बैंक रॉबरी करने का प्लानिंग तो नहीं बना रहे। इस पर रॉबर्ट कहता है कि नहीं, वो अब अच्छे से रह रहा है और काफी टाइम तक पहले जो उसने चोरी से पैसे कमाए थे वो अभी भी उसके पास है। वो सारे पैसे खर्च नहीं हुए हैं और अब दोबारा कभी लाइफ में वो बैंक रॉबरी नहीं करना चाहता था। लेकिन एक टाइम के बाद चुराए हुए सारे पैसे भी अब खर्च होने लगे थे। घर में रखी तिजोरी को जब उसने ओपन किया तो देखा कि उसमें सिर्फ कुछ ही नोट रखे हुए थे। ये बात वो एंड्रिया को बताता है। एंड्रिया उसको दोबारा चोरी करने से बिल्कुल इनकार कर देती है। वहीं रॉबर्ट को भी समझ आ गया था कि उसे दोबारा बैंक में चोरी नहीं करनी चाहिए। शायद उसे पता था कि हो सकता है कि बाद में पुलिस की टीम को उसका पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे रह रहा है। वहीं पर पुलिस की टीम अभी भी रॉबर्ट को कनाडा के साउथ वाले हिस्से में ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उनको भी समझ आ गया था कि शायद उसने कहीं और घर ले लिया है और वो वहीं पर रह रहा है, लेकिन कहां पर। इस केस में पुलिस की टीम शायद रॉबर्ट तक कभी पहुंच नहीं पाती, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि एरिक भी इस बैंक रॉबरी में शामिल था और बाद में एरिक को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में जब एरिक से पूछताछ की गई तो स्टार्टिंग में तो वो मना करता है कि उसे नहीं पता कि रॉबर्ट कहां पर है, लेकिन उसके खिलाफ इस केस में पुलिस के पास बहुत सबूत थे, तो एरिक झूठ बोलकर सजा से नहीं बच सकता था। बाद में एरिक ने भी मान लिया कि हाँ, उसे पता है कि रॉबर्ट कहां पे रह रहा है और पुलिस को रॉबर्ट की लोकेशन का पता चल जाता है। अब रॉबर्ट को शहर में ट्रक ड्राइवर की जॉब मिल जाती है जिसमें वो ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। लेकिन इस केस में बाद में जब पुलिस की टीम को उसकी लोकेशन का पता चला तो वहां पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। कोर्ट की तरफ से उसको 21 साल की सजा सुनाई जाती है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद दुनिया में कई लोगों को बात पता चली कि रॉबर्ट अपनी लाइफ में लगभग $2 मिलियन की चोरी कर चुका है। 50 से ज्यादा बैंक के अंदर उसने कैश को चुराया और कनाडा की हिस्ट्री का वो सबसे बड़ा बैंक रॉबर था। लेकिन आखिरकार वो भी अरेस्ट हो जाता है, जहां उसे 21 साल जेल में ही बिताने पड़ेंगे। जेल से बाहर निकलने के बाद वो कहां पर जाता है ये आज भी किसी को पता नहीं। लेकिन कनाडा में जिस तरीके से उसने एक के बाद एक बैंक में चोरी की थी, शायद पहले किसी भी क्रिमिनल ने एक के बाद एक बैंक में चोरी करने का ये रिकॉर्ड नहीं बनाया था। और रॉबर्ट भी अगर जेल से बाहर भागने के बाद बहुत अच्छी प्लानिंग बनाता तो शायद पुलिस की टीम उस तक कभी पहुंच भी नहीं पाती। लेकिन बैंक में रॉबरी करने के बाद उसने बाद में बहुत सारी गलती कर दी और एरिक से पूछताछ करने के बाद पुलिस को रॉबर्ट की लोकेशन का पता चल गया और इस तरीके से उसे दोबारा जेल जाना पड़ा। लेकिन वापस जेल जाने के बाद एरिक ने कभी भी जेल से भागने की कोशिश नहीं की और जेल में सजा पूरी होने के बाद ही वो जेल से बाहर निकला था। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।